हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं है। ऑल्सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, है ना। एक नए दिन की शुरुआत करते हुई मैं, है ना, आप तो सुबह कर ही चुके हैं बट मेरी शुरुआत अभी हो रही है आप लोगों के साथ। चलिए, ऑल गुड। ऑल गुड। ओके जी, ये हमारे इंटरनेट को क्या हो गया है। आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ। ओके, तो आज एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने टाइटल इसका देख लिया होगा। आई होप आप लोगों ने अल्फान्यूमेरिक सीरीज सॉल्व कर ली होगी। किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा उसके अंदर। अगर डाउट होगा तो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी इस सेशन के लास्ट में, या अभी नहीं किया तो नेक्स्ट सेशन के लास्ट में अपन कर लेंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि एक सर्कल में काफी लोगों को बिठाना होता है। बेसिक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बोलती है कि एक एक पर्सन को बिठा दो, और अगर अपन थोड़ा सा एडवांस जाए तो उसके साथ साथ वेरिएबल्स ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स में आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आती है वो बिल्कुल नॉर्मल सर्कल वाली आती है। मैक्सिमम 2 वेरिएबल हो सकते हैं उसके अंदर, 1 वेरिएबल वाली भी आ सकती है। मेंस में थोड़ा सा लेवल जो है वो अप हो जाता है, ठीक है जी। सभी लोगों ने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट मुझसे की हुई है, एक बार बता देंगे। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या सभी लोगों ने मुझसे करी हुई है फाउंडेशन में? वॉइस लो आ रही है, माइक तो परफेक्ट लगाया है मैंने। करी हुई है फाउंडेशन में, परफेक्ट आ रही है आवाज तो, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की थी, ये उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब अगर आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आती है तो सर्कुलर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने पिछला जो भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, एक बार सब भूल जाओ, ठीक है। पहली बार लोगे कोई बात नहीं अनुज जी, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आएगा, बट जिसने भी लीनियर की हुई है उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि बेसिक्स हम लोगों ने वहां पे क्लियर किए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि आपने अगर कुछ पहले पढ़ा हुआ है तो, अगर आपने कोई भी और मेथड किया है पहले पढ़ा हुआ है तो आई वुड से कि आप उसको थोड़ा सा वाइप आउट कर दो, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं कराती हूँ वो प्रीलिम्स में तो काम आता ही आता है, वो मेंस में भी काम आता है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में कोई और मेथड लग रहा है और मेंस में कोई और मेथड लग रहा है, ठीक है। तो हम सर्कल बना के ही करेंगे। आई नो कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम सर्कल बिना बनाए भी तो हो सकता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, बट वो चीज कभी कभी मेंस में काम नहीं करती है। मेंस में फिर आपको फिर सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इट इज बेटर कि आप अपने बेसिक्स ही लेके चलो। बेसिक्स लेके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में चाहिए होंगी। लीनियर में हमने बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी, है ना। उसके एडिशन में अब मैं बात करूंगी। अगर किसी ने लीनियर नहीं देखा है, एक बार सिर्फ आज जब इस क्लास के बाद आपको टाइम मिले, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन नंबर 1 थोड़ा सा स्टार्टिंग देख लेना उसका, कि मैंने नोट्स क्या बनवाए थे, मैंने नोट्स कौन से प्रोवाइड किए थे आपको, या मैंने किस तरीके से टर्म्स एक्सप्लेन की थी। तो आपको नेक्स्ट क्लास और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हमने उसमें कवर किए थे। अब थोड़ा सा उसका एडवांस्ड वर्जन, आपके पास सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा एक सर्कल होता है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड, एक होता है ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग आउटसाइड, है ना। इस तरीके से जब मैं फेसिंग इनसाइड की बात करती हूं तो आपको एरो अंदर की तरफ बनानी है, और जब मैं फेसिंग आउटसाइड के बारे में बात करूंगी तो आपको एरो बाहर की तरफ बनानी है, यानी कि सर्कल से उसका मुंह बाहर निकलता हुआ। आज हम इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे, फेसिंग इनसाइड एंड फेसिंग आउटसाइड। बाई डायरेक्शन आज मैं आपको नहीं कराऊंगी, जिसके अंदर ऐसा भी होता है कि एक इनसाइड एक आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड आउटसाइड, आपके पास वेरिएशन होती है इनसाइड और आउटसाइड की, वो आज मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि आज बेसिक क्लास है। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि अगर सारे इनसाइड हैं तो कैसा बनेगा और सारे आउटसाइड हैं तो कैसा बनेगा, ठीक है। आप अज्यूम करेंगे आप एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि जैसे खाने वाली टेबल लगती है ना, सबका फेस एक दूसरे के सामने होता है, दैट इज फेसिंग इनसाइड। और अगर आप अपनी चेयर्स को रोटेट कर लेंगे इस तरीके से
तो सबकी चेयर्स बाहर की तरफ मूव करेंगी, दैट इज फेसिंग आउटसाइड, वो फेसिंग आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? अब मैम राइट और लेफ्ट कैसे लेना होता है? ठीक है, जब भी पर्सन फेसिंग इनसाइड है, आप सर्कल के इस साइड बैठे हो, अज्यूम करेंगे आप सर्कल के अंदर की तरफ बैठे हो, जैसे आप राउंड टेबल पे खाना खा रहे हैं, आपका राइट इस तरफ बनेगा, दिस इज योर राइट, राइट हैंड किधर है अज्यूम करके देखो, टूवर्ड्स का मतलब यही है, टूवर्ड्स द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर की ओर, आउटसाइड द सेंटर मतलब या अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब सेंटर से बाहर। ठीक है, इसको हम इनसाइड भी बोल सकते हैं या टूवर्ड्स भी बोल सकते हैं, इसको हम आउटसाइड भी बोल सकते हैं या अवे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका राइट इस तरफ आ गया, बैठ के देखो, और आपका लेफ्ट इस तरफ आ गया, ये डायरेक्शन आपकी राइट, ये डायरेक्शन आपकी लेफ्ट। ठीक है जी, और अगर मैं फेसिंग आउटसाइड हूं, रोटेट हो जाओ, ये मेरा राइट जाएगा, दिस इज माय राइट एंड दिस इज माय लेफ्ट। आपने हमेशा हर सिचुएशन में सर्कल जैसे भी बनाएंगे, कभी भी डायरेक्शन समझ नहीं आए, खुद को उस सिचुएशन में एज्यूम करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। फेसिंग इनसाइड में राइट इस तरफ बनेगा, दिस इज योर राइट, दिस इज योर राइट, दिस इज योर राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको अपन बोलते हैं, और लेफ्ट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, इस तरफ से। क्या सभी को राइट और लेफ्ट समझ में आ गया? राइट हैंड ही अज्यूम कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हो, राइट हैंड से ही अज्यूम करना है, मैं सेंटर की तरफ हूं, ये सारा का सारा मेरा राइट जाएगा, राइट 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 राइट, ये लेफ्ट 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 लेफ्ट। और अगर आपने इनसाइड देख लिया तो आउटसाइड उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जैसे हम लोगों ने फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ को ऑपोजिट किया था, वैसे ही इनसाइड और आउटसाइड जो है वो ऑपोजिट होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, ओ सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलती हूँ कि क्या मेरे को आपको बताना है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, एक हम यूज करते हैं वर्ड फेसिंग। अगर आ जाए टू पर्सन्स आर फेसिंग ईच अदर, फेसिंग का मतलब है वो दोनों की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगी और दोनों आपस में ऑपोजिट बैठे होंगे, टूवर्ड्स द सेंटर एंड सिटिंग ऑपोजिट। ये चीज का खास ख्याल रखना, क्योंकि मेंस के अंदर ये जो चीज है आपको बहुत परेशान करती है। फेसिंग का मतलब दोनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ और आपस में ऑपोजिट बैठे हैं, ऑपोजिट लिखा आ जाए। ऑपोजिट का मतलब फेसिंग भी हो सकते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, और ऑपोजिट बैठ के डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकती है, जैसे वो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं और वो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, ये भी ऑपोजिट कहलाएगा। डायरेक्शन कैसी सी भी हो, बैठेंगे ऑपोजिट। सेम डायरेक्शन इनसाइड भी हो सकती है, डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है, उसको हम बोलेंगे ऑपोजिट। फेसिंग होगा सिर्फ इनसाइड, ये फेसिंग होता है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी प्लीज ध्यान रखना, मेंस में कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा। चलिए, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स जिनका अरेंजमेंट आपके पास आ सकता है, 4 लोगों का आ सकता है, 5 लोगों का आ सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितने मर्जी लोगों का आ सकता है। मिनिमम 4 लोगों का तो आएगा ही, 3 लोग का तो क्या बनाओगे, वही बता रही हूँ सयान। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 4 लोगों से अरेंजमेंट स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कभी भी आप 4 लोगों का डायग्राम बनाओगे तो आप हमेशा ऑपोजिट ही करके बनाएंगे। ये 4 लोग ऐसे बैठेंगे, 4 लोगों का डायग्राम
ऑपोजिट होंगे सारे के सारे पर्सन्स एक दूसरे के। डायरेक्शन मत देखो अभी, सिर्फ बिठाने की जो अप्रोच है वो देखो कि बिठाना कैसे है सबको। ठीक है, ये 4 लोगों का हो गया। 5 लोगों में अगर आ जाए तो ऑपोजिट नहीं बैठेंगे, ऑपोजिट नहीं बैठेंगे, आप कैसे से भी बिठा सकते हो, क्योंकि 5 लोगों में ऑपोजिट बिठाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैम सर्कल में अरेंज करना नहीं आता तो फिर कैसे आता है? सर वही तो सिखा रही हूं ना मैं, 4 लोगों में आपको ऑपोजिट बिठाने हैं, है ना। 5 लोगों में आप रैंडम बिठाओगे। कभी भी इवन नंबर ऑफ पर्सन आ जाए, इवन नंबर ऑफ पर्सन में सारे पर्सन एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, ऑड में आप रैंडम बिठा देंगे। ऑड में कोई नीड नहीं है उनको ऑपोजिट बिठाने की। ठीक है, 5 लोगों का आया। देखो 6 लोगों का कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, चेक कर लो। ठीक है, 7 लोगों का आ गया, रैंडमली बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7, रैंडम। चार नंबर डालना था ना इसको। पांचवा नंबर, 8 लोग अगर आपके पास आ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बनाना देख लो कि कैसे बनाना है, पहले 4 बनाया और फिर 4 मिड में डाल दिए, 8 हो गए। ये भी हमने ऑपोजिट बिठाए। 9 लोग आप रैंडम बिठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन रैंडम। ठीक है, 10 लोग बिठा के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैम ऑपोजिट कौन कौन होंगे, ये कॉर्नर वाले, मिड वाले, कॉर्नर वाले, ये ऑपोजिट होंगे आपके पास, ये आपने ऑपोजिट बिठाने हैं। ठीक है, 11 लोग फिर से आप रैंडम बिठाएंगे, और अगर 12 लोगों की अरेंजमेंट आ जाए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लोगों की अरेंजमेंट होगी ऑपोजिट। ऑपोजिट कौन कौन होगा, कॉर्नर वाले से कॉर्नर वाला बनाना है, मिडल वाले से मिडल वाला बनाना है। ठीक है, कॉर्नर वाले से कॉर्नर वाला बनाना है, मिडल वाले से मिडल वाला बनाना है। क्या सभी को समझ में आ गया आपको अरेंजमेंट किस तरीके से बनानी है? ऑड बनेंगे रैंडम और इवन बनेंगे सारे ऑपोजिट। ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करें। चलिए, आ गया सबको समझ में। 2-3 बातें और हैं जो आपको बतानी है। आप नोट्स मत बनाइएगा इसके, क्योंकि आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट से मिल रहे हैं, है ना। तो आपने कभी भी कोई भी चीज रिवाइज करनी होगी तो यहीं से कर लेना, नोट्स बनाने की नीड नहीं है। अब कौन सी चीज बतानी थी मुझे आपको, ऑल फेसिंग इनसाइड, ऑल फेसिंग आउटसाइड। इसके अंदर तो चीज अप्लाई नहीं होगी, सारे इनसाइड ही हैं, सारे आउटसाइड ही हैं। एक काम करते हैं, ये 2 स्लाइड्स हम खाली छोड़ेंगे। कोई भी जो भी अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाई डायरेक्शन वाले बचते हैं आपके पास, है ना, वो बाई डायरेक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसके अंदर ही ऐड करूंगी, ताकि आपको क्लास नंबर 1 में सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएं। ठीक है, प्लस 1-2 बातें हैं जो रह गई हैं, सिंगल डायरेक्शन यानी कि ऑल फेसिंग टूवर्ड्स एंड ऑल फेसिंग आउटसाइड, उसमें बाकी की चीजें कल वाली क्लास की भी इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी, ताकि एक नोट्स जो है आपके पास एक ही फाइल के अंदर आ जाए। एक चीज मैं आपको बता रही थी, वो चीज ये थी कि आपको कभी भी बोला हो अ पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, एक पर्सन ए और बी के एग्जैक्टली बीच में बैठा है, मतलब वो पर्सन
इमीडिएट भी हो सकता है, इमीडिएटली भी बैठ सकता है, और वो पर्सन एट एन इक्वल गैप भी बैठ सकता है, एट एन इक्वल गैप फ्रॉम ए एंड बी। मतलब वो एक एक के गैप पे भी बैठ सकता है, तब भी वो एग्जैक्टली बिटवीन ही आएगा ए और बी के बीच में। तो इमीडिएटली भी बिठा सकते हो ऐसे पर्सन को, और इक्वल गैप में भी बिठा सकते हो कि ए से भी एक का गैप दिया, बी से भी एक का गैप दिया, इसको बीच में बिठा दिया। और कभी भी कोई पर्सन बीच में बैठेगा एग्जैक्टली बिटवीन में, तो नंबर ऑफ सीट्स ऑड होंगी उन दो पर्सन के बीच में, नंबर ऑफ सीट्स इन बिटवीन क्या होंगी, ऑड। जैसे एक थी, यहां पे 3 आई, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, तभी वो एग्जैक्टली बिटवीन में बैठेगा। ठीक है, अगर वो बोलते अ पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, इस केस के अंदर वो आपके पास एग्जैक्टली बिटवीन भी हो सकता है और इन बिटवीन भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि गैप बराबर हो, है ना, गैप बराबर भी हो सकता है ना, और गैप बराबर नहीं भी हो सकता। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में या प्री जो पीओ प्री आ जाता है उसमें थोड़ा परेशान करती है। और अगर कुछ नहीं दिया मान लो क्वेश्चन में, जैसे सिर्फ ये बोला है पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो आप स्टार्ट कर सकते हो एग्जैक्टली बिटवीन से। अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट हमेशा एग्जैक्टली बिटवीन से करना चाहिए। यहां पे क्या समझ नहीं आया? मतलब वो ऐसे भी बैठ सकता है, यहां पे भी बैठ सकता है, वो पर्सन यहां पे भी बैठ सकता है, वो ए और बी के बीच में कहीं पे भी बैठ जाएगा, कहीं पे भी साथ में बैठ जाएगा, बट ए और बी के बीच में ही आएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में ही आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, एक के गैप पे, दो के गैप पे, तीन के गैप पे, गैप बराबर नहीं भी हो सकता। कभी भी इवन नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में इवन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, तो मेरे को अगर ऑपोजिट पर्सन देखना है ना, तो आप टोटल पर्सन का हाफ करके -1 कर दो, उतने पर्सन छोड़ के आपके पास ऑपोजिट पर्सन आ जाएगा। जैसे जैसे मान लो किसी भी पर्सन का ऑपोजिट निकालना है, मेरे पास टोटल बैठे हैं 8 लोग, 8 डिवाइडेड बाय 2 -1 कितना आ जाएगा? 3 आएगा। यहां पे देखो मैं क्या चीज आपको बोल रही हूं, ये है और ये है, इनके बीच में कितने लोग आएंगे? 3। तो ये क्या हो गए? ऑपोजिट। ये चीज ना बड़ी काम आती है, ऑपोजिट पर्सन अगर देखना है तो गैप आपके पास 3 लोगों का होना चाहिए। अगर आपके पास टोटल पर्सन 10 है, तो गैप आपके पास 4 लोगों का होना चाहिए। कैसे? ये देखो 10 था, इसको यहां बिठाया, इसको यहां बिठाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर आपको 10 पर्सन में ऐसा बोला गया है कि 10 पर्सन की सीटिंग अरेंजमेंट है, देयर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, मेरे माइंड ने सीधा स्ट्राइक किया ए और बी को ऑपोजिट बिठा दो। ठीक है, मेरे माइंड ने सीधा क्या स्ट्राइक किया बेटा? ऑपोजिट बिठा दो। 8 पर्सन बैठे हैं, एक सेकंड देना, बस एक सेकंड देना।
व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपके पास 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है और ऐसा बोला गया है कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो आपको पता है कि अगर 3 पर्सन है मतलब ऑपोजिट होंगे। गैप 3 का आया, हाफ कितना हुआ 4, 4 - 1 इज 3। इसीलिए मैंने बोला कि ये चीज ध्यान रखोगे तो वो चीज ना माइंड में फटाफट से क्लिक कर जाती है, आपको फिर गैप नहीं काउंट करना पड़ता उसका। और ये चीज काम भी बहुत आती है, जो अपने क्वेश्चंस होते हैं ना प्री और मेंस के, उसमें काम भी बहुत आती है। अगर मान लो किसी को ये चीज समझ भी नहीं आई तो आप काउंट बेशक कर सकते हो, बट हाँ अगर ये फैक्टर समझ में आ गया है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब एक में से पॉइंटर पूछा गया कि मैम एंड और हु के बीच का बता दो। ये मैंने लीनियर में भी बताया था, इसमें भी बता देती हूँ। अगर मान लो ऐसा बोला गया है ए इज सिटिंग इमीडिएटली right of B and ऐसा कोई आपके पास सेंटेंस है, A इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ B एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, एंड का मतलब ये बात A के बारे में की गई है। A इज सिटिंग immediately right of B who is sitting to the left of C। कितना लेफ्ट हमें पता नहीं है, बट ये हु किसके बारे में है, सेकंड पर्सन के बारे में, यानी कि बी के बारे में। ठीक है, इसकी हिंदी क्वेश्चंस में आएगी। अब मेरे को ए बी से इमीडिएटली दाएं बोलते हैं क्या, राइट को दाएं, है ना, ए बी के दाईं ओर बैठा है जो, हु का मतलब जो, और एंड का मतलब और। ठीक है, अब आ गया समझ में। एक चीज और आती है विच इज कॉमर्स। ए who is sitting opposite to B, ये A के बारे में है, आगे कंटिन्यूशन भी A के बारे में होगी क्योंकि कॉमा से पहले A था, है ना। A is sitting immediately right of C। ठीक है, तो कॉमा से पहले जो पर्सन था उसके बारे में आगे बात होगी। सिर्फ इतनी सी चीज का ध्यान रखना है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आई थिंक आपको समझ में आ गई हैं। इससे ज्यादा कुछ अगर आएगा क्वेश्चंस के अंदर तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी, ताकि आपको जब भी आप रिवीजन करो इस चैप्टर की तो आप बेसिक पॉइंटर्स जो है वो रिवाइज कर सको। बट होगा तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी, ए इज सिटिंग, बट भी एंड की तरह काम करेगा, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसके बारे में बात होगी अगर बट भी यूज होता है ना। एंड या बट एक ही बात है ना। ए यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए ही यूज होगा। हु बस समझ लो, हु एकदम साथ वाले के लिए यूज होगा, बाकी कोई भी वर्ड आता है तो वो पहले वाले के लिए यूज होगा। ठीक है, ओके, बेसिक टर्म सीख लिया हमने। अब क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन भी तो ट्राई करना बनता है ना, नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा जो हमने पढ़ा है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके अंदर आई थिंक एक वेरिएबल है तो हम ये पहले नहीं करेंगे, हम बेसिक सा क्वेश्चन पहले करेंगे जो आपके क्लरिकल प्री में आता है। क्लरिकल प्री में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, होम भी हु के जैसे होगा, है ना, हु की साउंड दे रहा है ना, होम भी हु के जैसे ही ट्रीट होगा। होम आता नहीं है वैसे, हु ही आता है। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन आपके क्लरिकल प्री में आता है। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो क्लर्क प्री वाले करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर वेरिएबल ऐड हो जाता है तो पीओ प्री में आने के चांस बन जाते हैं इसके, है ना, थोड़ा सा वेरिएबल अगर ऐड हो जाए। बट जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ये वाले बेसिक क्वेश्चन ये क्लरिकल प्री यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल में आते हैं।
अब एक बार आप लोग पढ़ लो इसको, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी, फिर मैं इसको स्टार्ट कराती हूँ कि इसकी अप्रोच होनी क्या चाहिए आप लोगों की। ठीक है, पढ़ लोगे तो बताना, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। पढ़ लिया जी? चलो, 8 पर्सन हैं जो कि सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, सारे के सारे सेंटर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमेशा दो पॉसिबिलिटी में काम करना है, क्योंकि आप कंडीशंस लिखने से बच जाते हो। फिर जब भी दो पॉसिबिलिटी में काम करोगे कंडीशन उतनी ही कम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे प्री का सवाल है चाहे मेंस का सवाल है, दो पॉसिबिलिटी बनाना अनिवार्य है। चलो, m sits third to the right of n, n से 1 2 3 m बैठ जाएगा, n से 1 2 3 m बैठ जाएगा। r sits adjacent to m, adjacent मतलब साथ में। अब m के साथ में तो बैठा है, कितना साथ में, लेफ्ट में राइट में मेंशन नहीं है, तो एक बार लेफ्ट में बिठा दो, एक बार राइट में बिठा दो। बिठा दिया। o sits second to the right of r, r से राइट 1 and 2, o यहां पे, r से 1 and 2 राइट में, o यहां पे आ गया। p is not adjacent to r, p r के एडजेसेंट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे p को क्रॉस लगा दो। लगा दिया। s sits opposite to p, यानी कि तिरछा, क्रॉस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ऑपोजिट बनाने के लिए, तो एक ही तिरछा अवेलेबल है आपके पास, s is sitting opposite to p, सिर्फ यहीं पे ऑपोजिट बना सकते हो। p नहीं आएगा तो s आ जाएगा, यहां पे भी सिर्फ यही अवेलेबल है, p नहीं आएगा तो s आ जाएगा। ठीक है, T is adjacent to neither Q nor N, ना तो Q ना तो N के साथ T बैठेगा, है ना। यहां पे देखो, अगर मैं T यहां बिठा दूं तो Q यहां आ जाएगा, T यहां बिठा दूं तो Q यहां आ जाएगा, अल्टीमेटली ये साथ में आएंगे, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, है ना। तो आप इधर बना देंगे T और Q। चेक करो क्या सभी को समझ में आया कि विदाउट नोटिंग डाउन द कंडीशन आपको सवाल को करना कैसे है। दो पॉसिबिलिटी में करोगे, हाथ डेफिनेटली फास्ट चलेगा, कंडीशन लिखने से बच जाओगे। ठीक है, मैम कंडीशन दो लेना है, कंडीशन पॉसिबिलिटी दो लेनी है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे नोटिंग डाउन ऑफ कंडीशंस कम हो, तो आप दो पॉसिबिलिटी में काम करोगे तो फायदे में रहोगे, प्री में भी और मेंस में भी। अभी आपको लग रहा है कि मैम दो सर्कल बनाने पड़ेंगे, बट इवेंचुअली आपको लगेगा कि ईज आउट कर दिया मैम ने प्रोसेस। ठीक है, सबको समझ में आया? एक बार बता दो, बिल्कुल बेसिक से चीज समझा रही हूँ, इतना बेसिक कोई नहीं कराता। आपको लगता जरूर होगा मेरी क्लासेस में कि मैं एक टॉपिक को बहुत ज्यादा खींच देती हूँ, बट अगर मैं आपको ये बेसिक चीजें ही नहीं बताऊंगी तो आप फिर मेंस कैसे करोगे, है ना। विच भी हु के जैसे ट्रीट होगा मनोज। स्टार्ट करें, चलो। हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठेगा? हाँ, वही कह रही हूँ ना, सिंगल पॉसिबिलिटी भी अगर आप लोगे तो उसमें आपको कंडीशन नोट करनी पड़ेगी, अपन कंडीशन नोट करने से बच रहे हैं, फटाफट हाथ चलता है। मतलब मैंने अपने एग्जाम्स जितने भी क्लियर किए हैं, मैंने इसी ट्रिक से क्लियर किए हैं, और आज भी अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम में बैठती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हाथ चलने अपने आप लग जाता है। और अगर आपको दिख जाए कि पहली पॉसिबिलिटी 2-3 स्टेप के बाद कैंसिल होगी तो एक ही सर्कल बचता है इवेंचुअली। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन कौन बैठा है? क्यू। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस एंड टी? एस के लेफ्ट से काउंट करना है टी तक, एस के लेफ्ट से, एस का लेफ्ट यहां तक है, दिस इज लेफ्ट, एस का लेफ्ट यहां से, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं? 2 पर्सन हैं। चलो, हाँ प्रैक्टिस हो जाती है। डैश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ से थर्ड टू द लेफ्ट में,
1 2 3 कौन बैठेगा? M। बस राइट और लेफ्ट की दिक्कत आती है बच्चों को, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। Who sits opposite to R? R के ऑपोजिट कौन है? R के ऑपोजिट कौन है आपके पास? N है। Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? O sits opposite to P, नहीं, S opposite to P था। M sits immediately right of T, T के immediately right में M है, ये तो करेक्ट है। Q sits, बाकी भी चेक कर लेंगे, ये तो गलत ही होगा। Q sits second to the left of M, ये भी गलत है। एंड S sits immediately left of Q, ये भी गलत है। ठीक है, क्या पहला सेट सभी को समझ में आ गया कि कैसे करना है, कैसे बनाना है? अब दूसरा सेट आपके पास है फेसिंग द सेंटर वाला ही। आप इसको खुद बनाना चाहोगे या फिर आप बोलो, आप मेरे को बनाते देखना चाहोगे, फिर नेक्स्ट सेट खुद बनाओगे? कैसे आपका मन करता है कि ये वाला सेट भी मैं कराऊं या यू वांट टू ट्राई? खुद बनाओगे? ट्राई करके देखो, है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, टाइम जितना मर्जी लग जाए, कोशिश खुद करनी है। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन बना लो, फिर स्टार्ट कराती हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। 8 फ्रेंड्स हैं जिनके नाम आपको दे रखे हैं। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलो, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन संदीप एंड सुहास, है ना, संदीप और सुहास के बीच में एक पर्सन है, और आपको पता है आगे सुहास के बारे में बहुत सारी लाइनें हैं आपके पास, है ना। सुहास को हम और संदीप को भी हम आगे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को पता है कि अगर मैं क्वेश्चन यहां से बनाना स्टार्ट करूं तो आगे वाली लाइंस कनेक्ट हो जाएंगी। आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, तो एक बार एक को राइट में लेके देख लो और एक बार लेफ्ट में लेके देख लो। जैसे
संदीप यहां लिया, और पेपर में पूरा पूरा मत लिखना, अभी फॉर योर कंफर्ट मैं पूरा लिख देती हूँ, बट अगर आपको नाम लिख रहे हैं तो संदीप को SAND इतना लिख के छोड़ सकते हो, इतना टाइम पेपर में नहीं होता कि पूरे पूरे वर्ड्स आप लिखो। एक छोड़ के सुहास राइट में भी दे सकते हो, और एक छोड़ के सुहास आप लेफ्ट में भी दे सकते हो, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज इसकी बनी। संतोष is 3 places away from सुहास when counted in anti-clockwise direction from सुहास। सुहास से, सॉरी, सुहास का एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी को उल्टा चलाना आपने, तो एंटी क्लॉकवाइज सुहास से मैंने यहां पकड़ा, 3 places away यानी कि गैप ऑफ 2, 1 and 2, यहां कौन आ जाएगा, संतोष। सुहास से एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट, 1 2 3, संतोष। क्या सभी को समझ में आया यहां तक? सानवी इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सौरभ, जो कि संदीप का इमीडिएटली नेबर है। संदीप का नेबर यहां तो बना नहीं सकती, संदीप का नेबर यहां पे बन सकता है सौरभ, सौरभ के उल्टा कौन बैठेगी, सानवी। संदीप से सौरभ यहां बनाऊंगी तो सानवी नहीं आ सकती, और अगर सौरभ हमने यहां बनाया तो सानवी हमारे पास यहां आ सकती है। सो घोष इज सिटिंग 3 places away from Shruti when counted in clockwise from Shruti, who is an immediate neighbor of Suhas and Siri। हु का मतलब श्रुति के बारे में बात कर रहा है, तो सुहास और सीरी को के बीच में हमें किसको बिठाना है, श्रुति को। ये सुहास है, ये सीरी, ये श्रुति, ठीक है, ये सुहास है, सीरी और श्रुति मैं कहां से बिठाऊंगी, इमीडिएट नेबर बन ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। श्रुति से क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में 1 2 3, यहां कौन आ जाएगा, सुघोष। चेक कर लो क्या अरेंजमेंट आपका ऐसा ही बना है क्या। हाँ जी, सभी लोग देख लेंगे, यस मैम अरेंजमेंट ऐसा ही बना है, सब समझ में आ गया है कि क्या चीज कैंसिल करनी है और क्या चीज बनानी है। ऑल गुड, चलो क्वेश्चंस में सॉल्व ना कराऊं, क्वेश्चंस तो आप अपने आप कर लोगे, लेफ्ट इमीडिएट नेबर्स ये तो कर ही लोगे, है ना। अब इमीडिएटली राइट फेसिंग इनसाइड देखना है, ये वाला क्वेश्चन भी बनाओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैम जब पर्सन बोथ साइड फेस करता है तब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम हो जाता है, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना सयान। स्टार्ट करें,
चलो स्टार्ट करते हैं। कभी भी कैसी सी भी डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम रहता है, बस घड़ी की डायरेक्शन देखनी होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन फेसिंग इनसाइड है या आउटसाइड है, फेसिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ घड़ी के अनुसार और घड़ी के विपरीत देखना है बस। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम रहता है। 8 पर्सन हैं, ठीक है, इस तरीके से राउंड टेबल पे बैठे हैं फेसिंग इनसाइड। अपराजिता इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अमित। अपराजिता और अमित कनेक्ट हो जाएंगे, देखते हैं। अपराजिता इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अमित बट नॉट इमीडिएट, लेकिन अपराजिता जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ अनुपम नहीं है। अंजलि सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अंचल। अक्की इज ऑपोजिट टू अमित एंड एडजेसेंट टू अनुपम। अगर मैं अक्की से बनाऊं अमित एंड एडजेसेंट टू अनुपम, हम यहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि अपराजिता और अमित बना के आगे मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि यहां नेगेटिव हो गया ये, है ना। तो अक्की से अपन स्टार्ट करते हैं। अक्की इज सिटिंग ऑपोजिट टू अमित, ठीक है। हाँ, यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हो अमित को, बीच वाली लाइन कनेक्ट मत करना, ऊपर से भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। अपराजिता इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अमित, ये अपराजिता आ गई, ये अमित आ गया, अपराजिता आ गई, ये अक्की आ गया, ठीक है। एंड एडजेसेंट टू अनुपम, अक्की जो है अनुपम के एडजेसेंट है, तो अनुपम लेफ्ट में भी आ सकता है और अनुपम राइट में भी आ सकता है। आयुषी फेसेस अनुपम, आयुषी जो है फेस करेगी अनुपम को, यहां तक हो गया। अमित जो है इमीडिएटली राइट ऑफ अनुपम नहीं बैठा, अनुपम के इमीडिएटली राइट में अमित नहीं बैठा, वो तो बैठा ही नहीं है, पता ही लग रहा है। अंजुल इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आंचल। आपको 2 स्पेसेस खाली चाहिए, आपको इमीडिएटली 2 स्पेसेस खाली चाहिए इसके लिए। तो आंचल के इमीडिएटली लेफ्ट कौन आ जाएगा? अंजुल। आंचल के इमीडिएटली लेफ्ट कौन आ जाएगा? अंजुल। अपराजिता के बारे में बात थी ना, ये अपराजिता के बारे में था। अपराजिता इमीडिएटली राइट ऑफ अनुपम नहीं बैठी है, नहीं बैठी, लेफ्ट में बैठी है। अमित इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर आंचल नॉर अंजुल। अमित आंचल का इमीडिएट नेबर नहीं है, नहीं है, अंजुल का भी नहीं है। जो पर्सन बच गया उसको आप यहां लगा देंगे। अंकित बच गया है, अंकित यहां लग जाएगा, चेक कर लेंगे। हाँ, अपराजिता के लिए था बट चेक कर लो, ठीक है, सेम बना है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल गुड? प्लेसेस अवे का मतलब गैप ऑफ -1, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। 3 का गैप देके आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर अंकित और अंजुल ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो अपराजिता के ऑपोजिट कौन होगा? सबसे पहले तो आप ये देखो कि अपराजिता के ऑपोजिट में है कौन। अपराजिता के ऑपोजिट में आपके पास आंचल है, अपराजिता के ऑपोजिट में आंचल है। क्या आंचल ने अपनी सीट चेंज की? क्या नहीं की ना, तो कोई चेंज होगा ही नहीं। चेंज सिर्फ तभी होगा जब इसके ऑपोजिट अंकित या अंजुल बैठे होते हैं, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे। फेसिंग द सेंटर, इसको भी करेंगे स्टार्ट।
अल्फान्यूमेरिक तो हो गया ना कंप्लीट बेटा? हो गया? स्टार्ट करते हैं। 8 क्लासमेट्स हैं जो कि सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है फेसिंग द सेंटर। यहां से स्टार्ट हो रहा है। D इज नॉट एडजेसेंट टू A, तो आप ऐसे लिख सकते हैं D A के साथ नहीं बैठा। E इज सिटिंग सेकंड टू A फ्रॉम राइट और लेफ्ट, है ना? A के राइट में भी बैठ सकता है, सेकंड टू द राइट, और A के सेकंड टू द लेफ्ट में भी बैठ सकता है। F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E, 1 2 3 F, 1 2 3 F। H एंड D हैव 3 पर्सन्स, 3 पर्सन्स मतलब H और D एक दूसरे के ऑपोजिट बैठेंगे। D is immediately left of C, who sits second to the left of B, और G एक नेबर है E का। तो काफी सारी चीजें हैं, अगर अपन ऑपोजिट सॉर्ट कर लेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऑपोजिट की एक ही जगह बचती है मेरे पास, ये वाली, और कोई जगह नहीं है। H और D, है ना, लिख के छोड़ देंगे। इसमें भी ये वाली है H और D के लिए, ठीक है? D साथ में A के नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे D आ जाएगा, ठीक है? H और D मेरा सॉर्ट हो गया। D सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ C, C के इमीडिएटली लेफ्ट, C के इमीडिएटली लेफ्ट। Who का मतलब C, C जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B है, यानी कि B मेरे को यहां बिठाना पड़ता तभी सेकंड टू द लेफ्ट C जाता, नहीं बैठेगा ना, गलत हो गया। B के सेकंड टू द लेफ्ट कौन आ गया? C, और G एक इमीडिएट नेबर है E का। चेक कर लेंगे क्या ऐसा ही बना है क्या सबका? ठीक है, सभी लोगों ने ऐसा ही बनाया है क्या? चलिए, ये भी टुवर्ड्स द सेंटर है, इसको भी करो, फिर मैं आउटसाइड द सेंटर वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है? डन। स्टार्ट करें, चलो। सॉरी, 8 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल में फेसिंग द सेंटर हैं। टू पर्सन्स बिटवीन P एंड Q, राइट से भी हो सकते हैं और लेफ्ट से भी हो सकते हैं। U इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ Q, Q से इमीडिएटली राइट में U आ गया। 2 पर्सन बिटवीन Q एंड R, 2 छोड़ के R यहां तो नहीं आ सकता, 2 छोड़ के R यहां आ जाएगा, 2 छोड़ के यहां नहीं आ सकता, 2 छोड़ के यहां पे आ जाएगा। T इज सिटिंग ऑपोजिट टू R, यहां पे T इज सिटिंग ऑपोजिट टू R, नहीं आ सकता। V इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ P, S इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ W। इजी था?
बना लिया सबने? क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? मैं आपको अपना आउटसाइड द सेंटर वाला बताऊंगी, आउटसाइड द सेंटर वाला कैसे सॉल्व करना होता है ऐसे ही है वो भी। ये तो नहीं था, बीच में एक क्वेश्चन आया था आउटसाइड द सेंटर वाला, आई थिंक ये रही आउटवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू सो मच प्रवीण, है ना? देखो 10 पीपल की आउटवर्ड डायरेक्शन आई है, मतलब फेसिंग द सेंटर नहीं है। अब ना यहाँ पे क्या केस होता है, अगर आप आउटवर्ड वाले को इनसाइड के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है, अगर मैं इसको टूवर्ड्स द सेंटर के अकॉर्डिंग बना दूं तो मेरे पास जो अरेंजमेंट आएगी ना टूवर्ड्स वाली और आउटसाइड वाली वो सेम आएगी। सेम क्यों आएगी? क्योंकि राइट और लेफ्ट आपका सेम आएगा। अभी इस क्वेश्चन को जब मैं बनवाऊंगी आपको मैं दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगी, इनसाइड से भी आउटसाइड से भी। जब सारे के सारे आउटसाइड होते हैं तो चाहे आपको इनसाइड द सेंटर इसको कर दो, आपके पास राइट और लेफ्ट सेम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बस मुंह बदल जाते हैं ना, राइट और लेफ्ट तो पर्सन का सेम ही आएगा ना। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आउटवर्ड आ जाए तो आप आउटवर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाओ, क्योंकि जब आपको बाई डायरेक्शन देखने को मिलती है ना फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है आउटवर्ड करने में, ठीक है? इसलिए अगर बेस ही अपना सही रखोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। 10 लोग हैं, सबसे पहले 10 लोगों की अरेंजमेंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सारे मैं आउटवर्ड के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, फिर सारे इनवर्ड के अकॉर्डिंग बनवाऊंगी, ठीक है? तो काफी बार बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि मैम आप फर्क तो आया नहीं तो आप ऐसे क्यों करवा रहे हो, क्योंकि मैं आपका बेस नहीं बिगाड़ना चाह रही हूँ। n इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ t, t से राइट उल्टा हो जाता है 1 2 3 4, n यहाँ पे, t से 1 2 3 4, n यहाँ पे। 3 persons आर सिटिंग बिटवीन u एंड n, 1 2 3, u यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3, u यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, u यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, u यहाँ पे नहीं आ सकता। q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ u, q इमीडिएट नेबर है, एक बार राइट में ले लो और एक बार लेफ्ट में ले लो, लगा दिया। p इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ q, q का राइट इस तरफ बनेगा, अब उल्टा हो जाएगा 1 2 3 4, p यहाँ पे आ जाएगा, q से 1 2 3 4, p यहाँ पे आ जाएगा। p इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ l, p l का एकदम इमीडिएट नेबर है, मतलब साथ में बैठा है। s इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ l, l से 1 2 3, s, l से 1 2 3, s बना दिया। 3 पीपल बिटवीन s एंड o, 1 2 3, o नहीं आ सकता, 1 2 3, o यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3, o नहीं आ सकता, 1 2 3, o यहाँ पे आ सकता है। r इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, ये दो स्पेसेस बची है, मैं थर्ड टू द लेफ्ट कैसे बना दूंगी? बना ही नहीं सकती। यहां पे देखोगे n से 1 2 3 r आ जाएगा। ये बनी है हमारी आउटवर्ड के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट, ठीक है? अब मैं आपको इनवर्ड के अकॉर्डिंग बना के बताती हूँ और फिर देखना राइट और लेफ्ट सेम आएगा। ये इनवर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है? n सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ t, 1 2 3 4, लो जी, 3 पर्सन्स बिटवीन u एंड n, 1 2 3, 1 2 3, u यहाँ पे बन गया। q इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ u, q बना दिया। p सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ q, 1 2 3 4, 1 2 3 4, p is an immediate neighbor of l, s is sitting third to the left of l, s यहां नहीं बन पाएगा, l से कैंसिल हुआ, 1 2 3, s यहां पे बन जाएगा। 3 पीपल बिटवीन s एंड o, 1 2 3, o, 1 2 3, o यहां पे भी आ सकता है, o की दो पॉसिबिलिटी आई। r सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, r और m को बिठाना आपने, ठीक है? r और m को अरेंज कर लो पहले, m से 1 2 3, r और o यहां पे सेम ही बना है क्या?
अलग बना है। ये अरेंजमेंट अलग कैसे आई है? ये तो जादू हो गया। मुझे लगा था सेम आएगा, आना तो सेम चाहिए था। बदलाव क्यों हो गया ये? कौन सी अरेंजमेंट गलत हुई है मेरी? MQUOTPLRNS, एस और ओ चेंज हुआ है मेरा, बस एस और ओ चेंज हुआ है। एस अच्छा लेफ्ट में ले लिया क्या? एल के राइट में है ना? लो जी, तभी मैं सोचू कुछ गलत हो गया। अब देखो, अब ठीक है। हाँ, थर्ड टू द राइट था ना, मैंने लेफ्ट ले लिया। ठीक है, अब आप इसका राइट और लेफ्ट चेक करो। अगर मैं एस के राइट से देखूंगी तो SMQUOTPL है ना, और अगर मैं यहां से एस के राइट में देखूंगी तो SMQUOTPL। क्या आपको ये दोनों चीजें सेम नहीं लग रही क्या? आपके आंसर्स भी सेम आएंगे क्योंकि राइट और लेफ्ट मेरा सेम है। तो अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो कि मैम हम आउटवर्ड को भी इनवर्ड के अकॉर्डिंग बना ले, पक्का से सेम बनेगी सारी चीजें, बट आई वुड सजेस्ट कि आउटवर्ड है तो आउटवर्ड बनाओ, इनवर्ड है तो इनवर्ड बनाओ। ठीक है, मैंने आपको चीजें दोनों करके दिखा दी हैं। आई लीव इट अप टू यू कि आप कैसा करना चाहते हैं, वो आप देख लो। गुड आफ्टरनून आशीष। हाँ जी, चलिए। फेसिंग द सेंटर ये भी हमने कर लिया। एवरेज स्कोर, फेसिंग द सेंटर, सारे फेसिंग द सेंटर वाले डाल दिए आज फिर से। कंटेंट राइटर को ना खींच के रखना पड़ेगा मुझे। ये भी फेसिंग द सेंटर, नहीं ये आउटसाइड वाला ना, इसको करते हैं। चलो स्टार्ट करो। अल्फा न्यूमेरिक की दोनों क्लासेस और दोनों पीडीएफ्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देख लेना। ठीक है, क्लास नंबर 14 तक का सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है। ओके जी। 8 फ्रेंड्स, दिव्या, ऋतु, टीना, सब फेसिंग आउटसाइड द सर्कल हैं। टीना इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ निकी, निकी के सेकंड टू द लेफ्ट टीना, टीना। लो जी, पूजा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीना, टीना से थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 पूजा, 1 2 3 पूजा। दिव्या इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा, एक बार बना दो राइट में और एक बार बना दो लेफ्ट में। नेहा सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ ऋतु, यानी कि दो इमीडिएट चीजें आपको चाहिए, यहां पे बन सकती है नेहा इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ ऋतु, और कहीं स्पेस नहीं था दो के लिए। ऋतु के इमीडिएटली राइट में नेहा। ठीक है, पायल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीना, तो पायल यहां तो डाल नहीं सकते, कैंसिल। पायल हम यहां डाल देते हैं, जो बच्चा उसको यहां लिख दो। कौन बच गया? नीता। चेक कर लेंगे प्लीज। हो गया जी, ऑल गुड। चलो, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर वाला भी हमने किया। फेसिंग द सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। इसको भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लीज। सेशन में मजा आ रहा है ना सबको?
किसी को बोरिंग बोरिंग सा तो नहीं लग रहा? स्टार्ट करें? 8% सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सारे 8% वाले ही आ रहे हैं ना आज अपने पास। V is one of an immediate neighbors of T। यहां से क्वेश्चन मत स्टार्ट करना क्योंकि आगे कोई लाइन नहीं मिल रही है। देयर आर 2 persons between P and S when counted from the right of P। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आगे आपको U is an immediate neighbor of S मिल सकता है। U और S, फिर R और U को कनेक्ट कर दो, और अगर आप V को कनेक्ट कर रहे हो तो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। मैं P और S से कनेक्ट करती हूँ। P के राइट से अगर मैं देखूं, S तक 2 लोग हैं। ठीक है, U इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ S और U ऑपोजिट टू R है, तो ये वाला U तो कैंसिल ही कर दो। U ऑपोजिट टू R है, इसके ऑपोजिट बन नहीं पाता। U is an immediate neighbor of S। V is one of an immediate neighbors of T। V और T साथ में बैठेंगे, यहां पे बिठा सकते हो। एंड Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ V। V से सेकेंड टू द राइट Q यहां बिठा के T यहां बिठा सकते हो। V से सेकेंड टू द राइट Q यहां पे बिठा के T यहां बिठा सकते हो। सेम ही बन गया, जिस मर्जी को कंटिन्यू कर लो, दोनों सेम बनेंगे। W रह गया, सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाता, बना सेम है, लेकिन चेक कर लेंगे प्लीज। ठीक है, एक ना वो भी कर लेते हैं अपन, वेरिएबल वाला। देखते हैं आप लोगों से होता है कि नहीं होता, ट्राई करके देखो।
चलो स्टार्ट करें। 8 persons are sitting in a circular facing the center. सेंटर फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट सिटी, पुणे, शिमला, मनाली, आगरा, नैनीताल, गोवा, दिल्ली एंड बॉम्बे। और यहां से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो एक वेरिएबल साथ में आ रहा है। ठीक है जी। 2 persons बिटवीन नैनीताल एंड ई, नैनीताल और ई के बीच में 2 persons हैं। ठीक है, 2 persons अब राइट से भी हो, नथिंग, राइट से भी हो सकते हैं और लेफ्ट से भी हो सकते हैं। ठीक है, नैनीताल से 2 छोड़ के ई यहाँ पे भी डाल सकते हो, और नैनीताल से 2 छोड़ के आप ई यहाँ पे भी डाल सकते हो। डाल दिया। ए वॉज बॉर्न इन शिमला ऑपोजिट टू ई, ई के ऑपोजिट ए शिमला, एंड ई के ऑपोजिट ए आपको शिमला यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पुणे सिट्स ऑपोजिट टू डी। अब पुणे और डी में नहीं लगा सकती, बट मुझे पता है ऑपोजिट या तो यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे भी बन सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो अपन इसको लिख देते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लिख सकते हैं। H was born in Bombay या मुंबई, सेकेंड टू द राइट ऑफ नैनीताल। नैनीताल के सेकेंड टू द राइट H मुंबई आ गया। ठीक है, नैनीताल के सेकेंड टू द राइट H मुंबई आ गया। आप मुंबई को पूरा मत लिखना, MUM भी लिख सकते हो। C was born in Pune, immediate neighbor of Goa, ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा। E was born in Manali and G was born in Delhi, E मनाली है। ठीक है, E मनाली लिख देते हैं। बाकी अगर कुछ चीजें बचती हैं तो आप उसको लिख भी सकते हो। D was born in नैनीताल, D नैनीताल में बॉर्न है। D से आप ये कनेक्ट कर सकते हो पुणे, D ऑपोजिट टू पुणे मैंने कनेक्ट कर दिया। काफी हद तक चीजें कनेक्ट हो गई। C was born in पुणे, इमीडिएट नेबर ऑफ गोवा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो कुछ कुछ लिख भी सकते हो। चलो, G sits third to the right of B, B से 1 2 3, G यहाँ पे आ सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। B से 1 2 3, B से 1 2 3, B से 1 2 3, G यहाँ पे बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। G was born in Delhi, Delhi was adjacent to नैनीताल, दिल्ली एडजेसेंट टू नैनीताल है, यहाँ पे दिल्ली एडजेसेंट टू नैनीताल नहीं है। ये करेक्ट बना है, जो प्लेस बची है, जो पर्सन बचा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चेक कर लो एक बार कि आपका ऐसे ही बना है। आई होप आपको थोड़ा सा लेवल अप समझ में आया होगा कि अगर कोई वेरिएबल आ जाता है तो हमें उसको ट्रीट कैसे करना होता है। करना ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने बेसिक किया है, थोड़ा सा वेरिएबल का खेल है। कुछ लिखना भी पड़ जाए तो लिख लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब कुछ 3 से 4 सेट हैं जो बच रहे हैं। आई वुड लाइक कि आप उसको होमवर्क में सॉल्व करो। ठीक है, कुछ होमवर्क आपके पास भी होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ताकि अच्छे से आप भी इस चीज की प्रैक्टिस कर सको। आज के सेशन में किसी को कोई सा भी डाउट है तो मेरे से अभी पूछ सकते हो कि मैम ये डाउट है, थोड़ा सा बता दो, या फिर ये चीज समझ नहीं आई, सब समझ में आ गया तो भी बता दो, है ना। कर लोगे ना? ठीक है। सेशन सबको कैसा लगा? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले कहीं से पढ़ा हुआ है, आज के सेशन में आके थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ कि नहीं हुआ? सयान कल करवाऊंगी बाई डायरेक्शन, है ना। आज मैंने क्लरिकल प्री टच किया है, कल मैं पीओ प्री करवाऊंगी जिसमें सारे बाई डायरेक्शन रहेंगे, प्लस सिंगल अगर डायरेक्शन है तो वेरिएबल के साथ रहेगी। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरा एक मोटिव होता है कि आपको ना बेबी स्टेप्स से ही स्टार्ट करवाऊं, क्योंकि ये फाउंडेशन है और फाउंडेशन का मतलब नींव। अगर मैं आपकी नींव ही स्ट्रांग नहीं बनाऊंगी तो आप अच्छे वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे फिर? हाँ जी मैम, इतने में तो आरआर भी निकल जाएगा। इतने में तो आरआर भी निकल जाएगा क्या का क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि मैं स्पीड पकड़ लूं? स्पीड तो मैं नहीं पकड़ूंगी, और आरआरबी से डेफिनेटली पहले पूरा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिस सेशंस। एक और बैच भी साथ के साथ स्टार्ट होगा, टेंशन क्यों लेते हो? मैं भी बाकी टीचर्स की तरह सिर्फ 2 सेशन एक चैप्टर के मिसलेनियस के लगा देती हूँ,
दो सेशन पजल के लगा देती हूँ, एक सेशन प्री का, एक सेशन मेंस का, और फटाफट से 1 महीने में फाउंडेशन में खत्म कर देती हूँ। चलेगा? बता दो। सब लोग ऐसे ही कराते हैं ना? मिसलेनियस सर 1 क्लास काफी है ना मिसलेनियस के लिए? तो 1 घंटे की 1 क्लास कराऊंगी, आधा घंटा प्री पढ़ाऊंगी, आधा घंटा मेंस पढ़ाऊंगी, डन। एक क्लास मिसलेनियस के हर एक चैप्टर की, और 2 क्लास, एक प्री और एक मेंस की पजल की, बस डन। बीच में से गैप इसलिए आ गया फाउंडेशन का क्योंकि एसबीआई का एग्जाम था और मैक्सिमम बच्चे वो एग्जाम दे रहे थे, मुझे उस पर भी फोकस डालना था, इसलिए फाउंडेशन छूट गया। बट अब से फाउंडेशन रेगुलर रहेगा और फाउंडेशन के साथ साथ हमारा एक और बैच भी स्टार्ट कर लूंगी मैं, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है? और एक चीज मैं सबको अच्छे से बोल सकती हूँ, है ना, कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि जिस स्टूडेंट ने मेरे से फाउंडेशन किया उसको कभी भी बेसिक चीज में दिक्कत नहीं आएगी। और कभी भी आप स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो ना, आपको बेसिक चीज अगर मेरी पढ़ाई हुई याद रह गई ना, तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो मेरी क्लास का पैटर्न यही रहेगा, एटलीस्ट 4 क्लासेस, एक टॉपिक पजल की या सिटिंग अरेंजमेंट जैसे सर्कुलर की 4 क्लासेस होंगी, और मिसलेनियस की मिनिमम 3 क्लासेस रहेंगी ही रहेंगी, जिसमें प्री और मेंस मुझे सारा कराना है, सारे टाइप कराने हैं, ताकि कोई भी जो टाइप है वो छूटे ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, क्लास 14 तक की सारी पीडीएफ, सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, वो आप देख लेना। और क्लास 15 की पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी अलॉन्ग विद द आंसर्स। अरेंजमेंट मैं आपको लास्ट पेज पे बना के दे दूंगी, जो जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है? तो आप वो भी कंप्लीट कर लेना। शाम को क्लास है वाईटी पे 6 बजे, ठीक है? शाम को 6 बजे आना, मेंस करेंगे, आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस। ओके जी, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अब मिलते हैं शाम को 6 बजे, और कल भी हमारी फाउंडेशन क्लास होगी 12 बजे, तो उसमें मिलते हैं। और आज के लिए इतना ही। पृथ्वी सबको बाय बोल दो। बाय, हैव अ नाइस डे। बोलो, नाइस डे, ऑल द बेस्ट, आई विल मीट यू टुमारो, मीट यू टुमारो, बाय बाय, बाय बाय, ऐसे कर दो। ओके बाय।